हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्रमचय और संचय के बारे में अध्ययन करेंगे। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। यहाँ पर लिखा गया परमुटेशन, क्रमचय। परमुटेशन मीन्स क्या होता है? परमुटेशन इज इक्वल टू आर्डर प्लस सलेक्शन। आर्डर का हिंदी में अर्थ होता है क्रम और सलेक्शन का हिंदी में अर्थ होता है चयन। क्रमचय का शाब्दिक अर्थ है क्रम युक्त चयन। अब आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक सेट ले लिया जाए, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में ए बी सी। अब इसमें विचार करना है कि अगर दो दो का ग्रुप बनाएंगे तो कितने क्रम बनेंगे। कॉम्बिनेशन का अर्थ होता है संचय, समूह। समूह में क्या होता है, उसमें क्रम महत्वहीन होता है, लेकिन क्रमचय में जो है क्रम ही क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। इसमें अगर क्रम को चेंज करेंगे तो कई क्रमचय आपके बनेंगे, कई विन्यास बनेंगे। जैसे अगर कोई सेट ए है, इसमें कर्ली ब्रैकेट में ए बी सी 3 एलिमेंट हैं। अगर दो दो एलिमेंट को एक साथ लिया जाए तो कितने क्रम बनेंगे। अब देखिए, एक ए बी बनेगा। अब इसी को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। फिर बी सी का एक ग्रुप बने बी सी, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सी बी। फिर हो जाएगा सी ए और क्या हो जाएगा, ए सी। तो आप देख रहे हैं क्रमचयों की कुल संख्या, क्रमचयों की कुल संख्या क्या बन रही है, क्रमचयों की कुल संख्या, क्रमचयों की कुल संख्या हो जाएगी क्या, 6 हो जाएगी। अब यह विचार किया जाए कि तीनों को एक साथ लेकर कितने क्रमचय बनेंगे। तो तीनों को अगर लेकर बनाया जाए तो आपका होगा ए बी सी। अब देखिए, इसमें लिखने का भी एक तरीका होता है कि कैसे हम कम समय में लिख लें। तो क्या करेंगे, ए को रिजिड कर दीजिए, स्थिर कर दीजिए। अब बी सी को रिवर्स कर दीजिए, बी सी हो जाएगा सी बी। फिर हो जाएगा, फिर बी रखिए बी ए सी, और फिर ए सी को रिवर्स करिए सी ए। फिर अब बी का कंप्लीट हो गया, फिर सी ए बी सी बी ए बी को रिवर्स कर दीजिए। देखिए, दो दो का ग्रुप बनाए, ए को स्थिर करके बी सी को चेंज कर दिए, सी बी हो गया है। बी को स्थिर किए हैं तो ए सी, और फिर बी को स्थिर किए सी ए। कुल जो है क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें भी क्रमचयों की कुल संख्या क्या बनेगी, 6 बनेगी। अगर 3 को भी एक साथ लेकर बनाएंगे तो क्रमचयों की कुल संख्या क्या होगी, 6 होगी। इसके अलावा अब बनाएंगे तो अब इसी में वह क्या होगा, मौजूद रहेगा। अब बनाकर देखेंगे तो अब पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। तो क्रमचयों की संख्या क्या हो गई, आपकी 6 बन गई। अगर कोई सेट बी ले लें और इसमें 1 2 एलिमेंट ले लें और दो दो का ग्रुप बनाया जाए तो क्रमचयों की संख्या 1 2, फिर क्या होगा, 2 1 होगा। अब इसके अलावा इसमें नहीं बनेगा, एक 12 बनेगा और एक 21 बनेगा। तो इसमें क्रमचयों की संख्या क्या हो गई, क्रमचयों की संख्या, क्रमचयों की कुल संख्या, क्रमचयों की कुल संख्या क्या हो गई, इसमें क्या हो गई, 2 हो गई। तो क्रमचय का शाब्दिक अर्थ होता है क्रम से युक्त चयन। तो क्रमचय में याद रखिएगा कि इसमें क्रम क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गणना के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। इसमें पहला है गुणन सिद्धांत, बाद में आप अध्ययन करेंगे योग सिद्धांत। तो पहले हम आइए गुणन सिद्धांत को देखें क्या है। यदि कोई एक क्रिया स्वतंत्रता पूर्वक यम विभिन्न प्रकार से और इसके पश्चात दूसरी क्रिया स्वतंत्रता पूर्वक यन विभिन्न प्रकार से संपन्न की जा सकती है, तो दोनों क्रियाओं को संपन्न करने के विभिन्न प्रकारों की कुल संख्या यम इंटू यन
यदि कोई क्रिया है जो यम प्रकार से घटित हो रही है, यम विभिन्न प्रकार, और इसके पश्चात दूसरी क्रिया स्वतंत्रता पूर्वक यन विभिन्न प्रकार से घटित हो रही है। यहाँ पर एक बात ध्यान सुनिए, यहाँ पर एक मैं अंडरलाइन करने जा रहा हूँ, स्वतंत्रता पूर्वक। स्वतंत्रता पूर्वक टर्निंग फैक्टर है, क्योंकि एक स्वतंत्रता होती है, एक परतंत्रता होती है। स्वतंत्रता मिल जाए तो हमारे पास कई विकल्प हो जाते हैं। यदि आपको दिल्ली से मुंबई के लिए अगर 5 ट्रेन है, चाहे 10 ट्रेन है, तो कोई व्यक्ति जो है कि अगर 4 ट्रेन या 5 ट्रेन जा रही है तो हमारे पास ऑप्शन भी है कि हम 4 ट्रेन से जा सकते हैं, 5 ट्रेन से जा सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति जो है विकल्प है 4, लेकिन अगर उसको दिल्ली से मुंबई जाना है तो वह केवल एक ही ट्रेन का प्रयोग कर सकता है किसी एक समय पर। 4 ट्रेन पर एक साथ बैठकर वह नहीं जा सकता है, आप भी जानते हैं। वह जब भी वह दिल्ली से मुंबई जाएगा तो केवल एक ट्रेन का प्रयोग करेगा। लेकिन उसके पास ऑप्शन कितने हैं? यदि 4 ट्रेनें हैं तो उसके पास ऑप्शन 4 है, क्योंकि स्वतंत्रता मिल गई है। क्योंकि स्वतंत्रता मिल जाती है तो हमारे पास विकल्प भी बहुत ज़्यादा होते हैं, हम किसी भी ट्रेन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी को एग्जाम्पल के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। गुणन सिद्धांत क्या है? यदि कोई एक क्रिया स्वतंत्रता पूर्वक यम विभिन्न प्रकार से, इसका मतलब है जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि दिल्ली से मुंबई के लिए 4 ट्रेन जाती है और हमको दिल्ली से ट्रेन पकड़ना है और हमको स्वतंत्रता मिल गई है, तो हम किसी भी 4 ट्रेन में से हम प्रयोग कर सकते हैं। पहली ट्रेन का भी प्रयोग कर सकते हैं, दूसरी ट्रेन का भी प्रयोग कर सकते हैं, तीसरी ट्रेन का भी प्रयोग कर सकते हैं, चौथी ट्रेन का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो है कि हमको स्वतंत्रता मिली हुई है कि हमारा लक्ष्य क्या है, मुंबई जाना है, तो हम मुंबई जाएंगे। रास्ते तो अनेकों हैं जाने के लिए, लेकिन हमारा लक्ष्य मुंबई है। दिल्ली से हम मुंबई जाएंगे, रास्ते हो सकता है कि स्टेशन डिफरेंट हो बीच में, लेकिन लास्ट में जाकर हम मुंबई पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमें स्वतंत्रता मिली हुई है कि हम इस ट्रेन का, पहली ट्रेन का भी प्रयोग कर सकते हैं, दूसरी ट्रेन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक टर्निंग फैक्टर है स्वतंत्रता पूर्वक। यदि कोई एक क्रिया स्वतंत्रता पूर्वक यम विभिन्न प्रकार से और इसके पश्चात दूसरी क्रिया स्वतंत्रता पूर्वक यन विभिन्न प्रकार से। आप ध्यान से सुनिए, यदि हमको दिल्ली से मुंबई के लिए मान लीजिए कि 4 ट्रेन है और यह कह दिया जाए कि आप जो है कि किसी भी ट्रेन का प्रयोग करके दिल्ली से मुंबई जाएंगे, तो जाने के कुल कितने प्रकार होंगे ट्रेन में? हमारे पास विकल्प 4 होंगे, लेकिन हम 4 ट्रेन से एक साथ तो जाएंगे नहीं। हमारे पास विकल्प 4 है, लेकिन हम किसी एक ही ट्रेन का प्रयोग कर सकते हैं किसी एक समय पर। अब जो है कि देखिए लास्ट में क्या लिख रहा, और इसके पश्चात दूसरी क्रिया स्वतंत्रता पूर्वक यन विभिन्न प्रकार से संपन्न की जा सकती है। तो अब देखिए यहाँ पर m है, यहाँ पर क्या लिखा है, n है। अब n क्या है? कोई नंबर है। तो जैसे मान लीजिए कहा जाए कि दिल्ली से मुंबई के लिए 4 ट्रेन है मान लीजिए, और कहा जाए कि अगर कोई व्यक्ति जिस ट्रेन का प्रयोग कर लिया है उस ट्रेन से लौटना नहीं है। अगर हम पहली ट्रेन का प्रयोग कर लिए हैं तो हाँ, अगर हम मुंबई पहुंच जाते हैं तो जो बची हुई ट्रेनें हैं उनका प्रयोग करेंगे। अगर हम ट्रेन को ऐसे नाम दे दें कि पहली ट्रेन को T1 कर लें, दूसरी ट्रेन को T2 कर लें। जैसे अगर कह दें कि पहली ट्रेन है, पहली ट्रेन को हम मान लें T1, दूसरी ट्रेन को मान लें T2, तीसरी को T3, चौथी को T4। अगर मान लीजिए कि यहाँ दिल्ली है, D का समझिएगा, D मतलब दिल्ली, और M का मतलब समझिएगा मुंबई। अब जो है कि यहाँ से आपको मुंबई जाने के लिए 4 ट्रेन में से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं मुंबई जाने के लिए। लेकिन अगर कह दिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति जो है जिस ट्रेन का प्रयोग करेगा उससे वह लौटेगा नहीं मुंबई से, तो मान लीजिए कि
यदि आप पहली ट्रेन का प्रयोग कर लिए हैं, मान लीजिए कि अब विचार तो किसी को रिजिड करना पड़ेगा, किसी को स्थिर करना पड़ेगा कि आप किस ट्रेन का प्रयोग कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि हम पहली ट्रेन का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा कि पहली ट्रेन का, आपका मन करेगा तो दूसरी ट्रेन को फिक्स कर लीजिए, आपका मन करेगा तो तीसरी ट्रेन को फिक्स कर लीजिए, आपका मन करेगा तो चौथी ट्रेन को फिक्स कर लीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता है। लेकिन कोई व्यक्ति एक ही ट्रेन से जा सकता है, यह आपको मालूम है। तो यदि हमारे पास जाने के 4 विकल्प हैं दिल्ली टू मुंबई, तो अगर मान लीजिए कि T1, अगर जिस ट्रेन का हम मान रहे हैं कि यदि हम T1 ट्रेन का प्रयोग कर लिए हैं तो रिवर्स में लौटने कितने प्रकार होंगे। तो अब जो है जब हम मुंबई से दिल्ली आएंगे तो अब हमारे पास विकल्प क्या होंगे, T2, T3, T4, क्योंकि हम पहली ट्रेन का प्रयोग कर लिए हैं। अब उसी के अकॉर्डिंग अगर T2 का प्रयोग करते हैं तो T1, T3, T4 बचेगा, एक को हटा देंगे, यही काम करना है। लेकिन उसमें कोई चेंजिंग होगा नहीं, बस ट्रेन किसका प्रयोग कर रहे हैं, रिवर्स में उसका प्रयोग नहीं करना है। तो जाने के कुल प्रकार क्या होंगे, दिल्ली टू मुंबई के जाने के प्रकार क्या होंगे, 4 होंगे। और जब लौटेंगे मुंबई टू दिल्ली तो लौटने के प्रकार क्या होंगे, 3 होंगे, क्योंकि आपके पास लास्ट में 3 ट्रेन है। तो गुणन सिद्धांत से, क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता है, यही स्वतंत्रता टर्निंग फैक्टर है, क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता मिली है तभी तो आप किसी भी ट्रेन का प्रयोग कर सकते हैं। तो गुणन सिद्धांत है, 4 का मतलब m हो गया, 3 का मतलब n हो गया, तो 4 गुणे 3 कितनी विधियां होगी। अगर कोई व्यक्ति जो है दिल्ली से मुंबई 4 प्रकार से जा रहा है और रिटर्न में उस ट्रेन का प्रयोग नहीं करना है, तो उधर से जब आएगा तो 3 ट्रेन होगा, तो 4 गुणे 3 कितना होगा, 12। तो वह व्यक्ति जो है दिल्ली से मुंबई और मुंबई से दिल्ली वापस आने में कुल विधियां कितनी होंगी, 12 होंगी। यह क्या है, गुणन सिद्धांत। यदि आपसे कोई पूछेगा कि गुणन सिद्धांत का प्रयोग कब होता है, तो गुणन सिद्धांत का प्रयोग तभी होगा जब घटनाएं स्वतंत्र होंगी। ध्यान सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको योग सिद्धांत। योग सिद्धांत में क्या होता है कि घटनाएं परस्पर अपवर्जी होती हैं। अपवर्जी का मतलब यह है कि कोई घटना एक समय में एक ही बार घटित होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए, यदि हम सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्या हम सिक्का उछालेंगे तो हेड और टेल दोनों एक साथ तो आएगा नहीं, दोनों में से कोई एक ही आएगा। इसका मतलब क्या है, घटना परस्पर अपवर्जी है। तो जब आपको लगे कि घटना जो है अपवर्जी है, अपवर्जी का मतलब एक समय में केवल एक ही घटना घटे, तब समझिएगा कि वहाँ किस सिद्धांत का प्रयोग होगा, योग सिद्धांत का प्रयोग होगा। यदि आपको लगे कि घटनाएं स्वतंत्र हैं, देखिए मैथ कठिन नहीं है लेकिन उसको समझना कठिन है। सवाल हम कितना भी लगा लें, यदि उसका मेथड हम समझे नहीं हैं तो आपको हमेशा प्रॉब्लम होगी। तो हमको क्या करना है कि जो इसका सिद्धांत है उस सिद्धांत को ही समझ लिया जाए, भले उसको समझने में 3-4 दिन लगे, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो उस पर हजारों सवाल विदिन 10 सेकेंड में आप सॉल्व कर लेंगे। तो गुणन सिद्धांत में एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें घटना क्या होगी, स्वतंत्र होगी। यदि घटना स्वतंत्र होगी तो वहां पर हम गुणन सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि घटना कब स्वतंत्र होती है और कब जो है अपवर्जी होती है। यदि अपवर्जी है, जैसे अगर 4 घोड़े एक साथ दौड़ाए जाएं, उनकी प्रायिकताएं कुछ दे दी जाएं। प्रायिकता का अर्थ क्या होता है, संभावना। किसी घटना घटने की संभावना को हम प्रायिकता कहते हैं। तो अगर 4 घोड़े दौड़ा दिए जाएं तो उसमें कोई एक ही घोड़ा क्या होगा, फर्स्ट आएगा, चारों घोड़े फर्स्ट एक साथ नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि एक समय में केवल एक ही घटना घटेगी, उसमें से कोई एक घोड़ा फर्स्ट आएगा। तो ऐसे ही है, हमको निर्णय करना है किसी प्रॉब्लम में
कोई सवाल दिया है कि कब घटना स्वतंत्र है, कब घटना परस्पर अपवर्जी है। यदि आप यह निर्णय कर लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम को विदिन 10 सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे। पहला एग्जाम्पल है, दो विद्यार्थी किसी शहर में आते हैं जहां पर 3 कॉलेज है। बताओ वे कितने प्रकार से प्रवेश कर सकते हैं, जबकि प्रत्येक विद्यार्थी भिन्न भिन्न कॉलेजों में प्रवेश लेना चाहता है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है कि दो विद्यार्थी किसी शहर में आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पर 3 कॉलेज हैं। बताओ वे कितने भिन्न प्रकार से प्रवेश कर सकते हैं, जबकि प्रत्येक विद्यार्थी भिन्न भिन्न कॉलेजों में प्रवेश लेना चाहता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने से लगता है कि जो स्टूडेंट गए हुए हैं, 2 स्टूडेंट हैं और 3 कॉलेज है, और कह रहा है कि वह किसी भी कॉलेज का जो है कि वह चयन भिन्न भिन्न प्रकार से कर सकता है, सिलेक्शन कर सकता है। तो आपको क्या लगता है कि वह स्टूडेंट स्वतंत्र है, तभी तो वह किसी भी कॉलेज का चयन कर सकता है, सिलेक्शन कर सकता है। तो आपको इस क्वेश्चन से मालूम हो गया कि यह घटनाएं यहाँ पर जो घटित होंगी वह स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तो जब यह आप निर्णय कर लिए तब जो है यहाँ पर गुणन सिद्धांत आपका क्या होगा, लागू होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 स्टूडेंट हैं, S1 S2 को हम वर्गीकृत किए हैं। तो अब देखिए पहले विद्यार्थी को वह जो है कि पहले का C1 का मतलब पहला कॉलेज, C2 का मतलब दूसरा कॉलेज, C3 का मतलब तीसरा कॉलेज। तो वह जो पहला स्टूडेंट है वह पहले कॉलेज को क्या कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को पढ़ने से यही मालूम दे रहा है कि वह स्टूडेंट जो है किसी भी कॉलेज का चयन भिन्न भिन्न प्रकार से कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, भिन्न भिन्न कब होगा, जब हम स्वतंत्र होंगे। आप पर बाउंडेशन नहीं है कि आपको इसी कॉलेज में पढ़ना है, बाउंडेशन नहीं है। और जब बाउंडेशन नहीं होगा तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लागू हो जाएगा, गुणन सिद्धांत लागू होगा। यहाँ मालूम हो रहा है कि स्वतंत्रता है। वह स्टूडेंट चाहेगा तो दूसरे कॉलेज में भी प्रवेश करेगा, वह पहला स्टूडेंट चाहेगा तो तीसरे में भी प्रवेश कर सकता है। तो ग्रुप क्या बनेगा, S1 C1, S1 C2, S1 C3। अब देखिए S1 क्या है, पहला स्टूडेंट, S2 क्या है, दूसरा स्टूडेंट, C1 पहला कॉलेज, C2 दूसरा कॉलेज, C3 तीसरा कॉलेज। तो अब देखिए, अब आप ही बताइए कि कोई स्टूडेंट एक ही साथ तीनों कॉलेज में तो पढ़ेगा नहीं, लेकिन जब स्वतंत्रता है तो उसको चयन करने के 3 प्रकार हैं। या तो वह स्टूडेंट पहले कॉलेज में पढ़ सकता है, या तो वह स्टूडेंट दूसरे कॉलेज में पढ़ सकता है, या वह स्टूडेंट तीसरे कॉलेज में पढ़ सकता है, लेकिन वह स्टूडेंट एक ही साथ तीनों कॉलेज में नहीं पढ़ सकता है। तो वह बस उसके पास स्वतंत्रता है कि हम इसमें भी पढ़ सकते हैं, इसमें भी, इसमें भी। अब आइए विचार करते हैं दूसरे स्टूडेंट के पास, S2 C1, S2 C2, S2 C3। अब जो है कि दूसरे स्टूडेंट को भी ऑप्शन मिल गया है 3। अब जो है कि कितने प्रकार हुए, 3, और इसमें कितने हुए, 3, कुल कितने प्रकार होंगे, जोड़ेंगे तो 6 प्रकार होगा। अब इसी को अब समझिए, यही गुणन सिद्धांत है। यदि आप निर्णय कर लेते हैं कि घटना स्वतंत्र है तो वहां पर गुणन सिद्धांत का प्रयोग होगा। अब जो है, अब इसको मैं लिख रहा हूं, अब 6 तो यह दिखाई दे रहा है। अब गुणन सिद्धांत का तो लिखेंगे, पहले स्टूडेंट, S1 का मतलब स्टूडेंट समझ, पहले स्टूडेंट द्वारा कॉलेज में प्रवेश करने के प्रकार, कॉलेज में प्रवेश करने के प्रकार या करने की विधियां। अब कितना हो रहा है आप ही बताइए, 3 होगा ना। यदि आपके पास 3 विद्यालय हैं, 3 कॉलेज है,
तो हम 3 प्रकार से हम चयन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि पहला स्टूडेंट इस कॉलेज का सिलेक्शन कर लिया है तो एक बाउंडेशन है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है कि अगर एक में कर लिया है तो वह दूसरा स्टूडेंट दूसरे में उसका करेगा। तो अगर ये इसको सेलेक्ट कर लिया पहला स्टूडेंट, तो यह कह रहा है कि जबकि प्रत्येक विद्यार्थी भिन्न भिन्न कॉलेजों में प्रवेश लेना चाहता है। यदि पहला स्टूडेंट पहले कॉलेज में सिलेक्शन अपना चुनाव कर लिया है तो दूसरा विद्यार्थी पहले कॉलेज में नहीं जाएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। तो अब जो है कि जब पहला विद्यार्थी जो है पहले कॉलेज को अगर चयन करेगा तो उसको स्वतंत्रता मिल गई है, तो उसके कितने प्रकार होंगे? 3 प्रकार होंगे। अब मान लीजिए एक को रिजिड कर दें, स्थिर कर दें। मान लीजिए कि हम मान ले रहे हैं कि C1 को सेलेक्ट कर लिया, तो अब कितने कॉलेज बचेंगे आप ही बताइए? 2 बचेंगे। अब जो दूसरा विद्यार्थी है अगर पहला जिसमें सेलेक्ट हो गया है तो वह उसमें जाना नहीं, उसको उस विद्यालय में नहीं पढ़ेगा, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि भिन्न भिन्न कॉलेज में पढ़ना है। तो अब जब दूसरे के लिए कौन सा विद्यालय बचेगा? अगर C1 को रिजिड कर दिए, स्थिर कर दिए, तो दूसरे स्टूडेंट के लिए दूसरा कॉलेज और तीसरा कॉलेज बच रहा है। तो दूसरे स्टूडेंट S2 द्वारा कॉलेज में प्रवेश करने के प्रकार, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब जो है कि देखिए, जब इस क्वेश्चन को पढ़े थे तो घटनाएं स्वतंत्र हैं, घटनाएं स्वतंत्र होंगी तो गुणन सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। तो गुणन सिद्धांत यही है, यदि कोई एक क्रिया स्वतंत्रता पूर्वक n विभिन्न प्रकार से और इसके पश्चात दूसरी क्रिया स्वतंत्रता पूर्वक n विभिन्न प्रकार से संपन्न की जा सकती है, तो दोनों क्रियाओं को संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकारों की कुल संख्या इज इक्वल टू m इंटू m, इसी का आपस में गुणा कर। यही 3 को समझ लीजिए कि m है और 2 को समझ लीजिएगा कि यही क्या है? n है। तो इसी का आपस में गुणा करेंगे तो गुणन सिद्धांत से क्या हो जाएगा आपका? गुणन सिद्धांत से 3 गुणे 2, कुल कितने प्रकार होंगे? 6 प्रकार होंगे। और देखिए, मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से इसको मैं बनाया हूँ कि S1 C1 S1 C2 ऐसे मैं बनाया हूँ। तो आप देख रहे हैं कुल कितने बन रहे हैं? 6 प्रकार। तो इसका मतलब जबकि प्रत्येक विद्यार्थी भिन्न भिन्न कॉलेजों में प्रवेश लेना चाहता है, उसके कुल प्रकार कितने होंगे? 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप बुक में देख लीजिएगा, बुक में बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे। एग्जाम्पल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगा कि सिद्धांत बदलता नहीं है किसी के लिए। अगर आपको यह निर्णय कर लिए कि सिद्धांत जो है आपको समझ है कि घटना कब स्वतंत्र हो रही है, घटना कब जो है परस्पर अपवर्जी हो रही है, यदि आप जिस दिन यह निर्णय कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड में क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं।